नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम लोग जो केमिस्ट्री का लेक्चर्स चल रहे हैं, लूसेंट केमिस्ट्री का, उसी का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं आज हम लोग, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो 1803 में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी प्रपोज की, एटॉमिक थ्योरी, जिसके हिसाब से कि एटम इंडिविजिबल है। ठीक है, कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, ये जॉन डाल्टन ने बोला। फिर ये बहुत लंबे समय तक ये बनी रही थ्योरी, मतलब 19th सेंचुरी के शुरू में उन्होंने बोला था, और 19th सेंचुरी के लास्ट तक लगभग लगभग सब ये मानते रहे कि हाँ भाई एटम ही लास्ट चीज है और वो इंडिविजिबल है। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके थ्रू थ्योरीज आने लगी कि नहीं नहीं, ये जो है फर्दर डिविजिबल है, और उनका एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन और कंपोजिशन है, डेफिनेट स्ट्रक्चर है अंदर में। ठीक है, कहने का मतलब है ये कैसे उन्होंने पता किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, सारे तो नहीं पढ़ सकते हम लोग यहाँ पे, एक आधा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ एक जो साइंटिस्ट करने वाले थे ये एक्सपेरिमेंट्स, वो थे रदरफोर्ड, बोर, वेक्टर। इन लोगों ने इस चीज का कंफर्मेशन दिया कि हाँ, जो इनकी एटम के अंदर में माइक्रो पार्टिकल्स है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, और इनको क्या नाम दिया गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जान लो। देखो, ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि जो एग्जाम्स में आते हैं आप लोगों के, हम वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, उतना ही काफ़ी है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप देखो, तो इलेक्ट्रॉन किसने इन्वेंट किया, जे थॉमसन ने किया। ठीक, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको, ये चारों प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की। ठीक, प्रोटॉन, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी अगर हम देखें, एक सेकंड में इसको और बड़ा कर लेता हूँ। प्रोटॉन की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो किसने डिस्कवर किया था इसको, गोल्डस्टीन। अब कैसे याद रखें, पीजी याद रखो, होता है ना पेइंग गेस्ट वाला पीजी, तो उससे याद रखो प्रोटॉन किसने इन्वेंट किया, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, पी। ठीक, मास इसका 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक, मास दोनों का याद करना पड़ेगा आपको, एक अलग फीचर है। और चार्ज तो सेम ही है, उसमें माइनस है, इसमें प्लस है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सी। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, सी। ठीक, फिर एक और फंडामेंटल पार्टिकल है, कौन सा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने निकाला, चैडविक ने। अब इसको कैसे याद करें, एनसी आप याद कर सकते हो, अपने नाम सुना होगा ना, एनसीआर, दिल्ली का एनसीआर, तो उससे आप याद रख सकते हो एनसी। ठीक, इसका जो मास होता है वो लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, तो रदरफोर्ड ने दिया था एक एटॉमिक मॉडल, अभी हमने पढ़ा। तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, बट उन्होंने क्या क्या ढूंढा वो हम पढ़ेंगे। तो 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, किस लिए, कि वो इनर कंपोजिशन जानना चाहता था एटम का, और इसको नाम दिया गया रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा ये रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हैं तो इतना आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसकी फाइंडिंग्स जानिए। ठीक, क्या क्या फाइंडिंग्स थी, उससे ये पता चला कि एक सेंट्रल मासिव पार्ट है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जिसके चारों तरफ आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब जैसे देखो सोलर सिस्टम में कैसे है, सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है ना, और चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, उसके प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सेम एटम में भी ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से हो रहा है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में। एटम स्फेरिकल शेप का होता है और ज्यादातर पार्ट उसका एम्प्टी होता है, ये भी पाया गया। थर्ड पाया गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू एंटायर एटम। ठीक है, एटम जितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट इन वेरियस ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसे प्लैनेट्स अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं ना, उसी तरीके से
इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास। अब होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना। तो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो प्रोटॉन की तरफ खींचता नहीं है, तो वो बाहर की तरफ हमेशा जाता रहता है। तो वो कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसमें, ठीक। ये आपको याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई चीज घूम रही होती है सर्किल में, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है बाहर की तरफ, ठीक। और उस पर अट्रैक्शन का फोर्स कहाँ लग रहा है? न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, ठीक। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था भाई? ये तो परफेक्ट लग रही थी। तो इसका ड्रॉबैक ये था कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी, जिसमें कि बोला गया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट कर रहा हो या घूम रहा हो ना एनर्जी के साथ, तो वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब मान लो ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में, तो अगर वो घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी के हिसाब से वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और लगातार एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा तो उसकी एनर्जी कम होती रहेगी। एनर्जी कम होती रहेगी तो वो अंदर की तरफ जाने लग जाएगा, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट से अंदर आने लग जाएगा धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वो जाकर न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए और कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हमने पाया नहीं। एटम तो बिल्कुल स्टेबल होता है। तो ये चीज एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड कामयाब नहीं हो पाए कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे, ठीक। चलो जी। फिर आते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल आता है, ये भी 1913 में दिया गया। 1911 में देखिए किसने दिया? रदरफोर्ड ने। और बोर रदरफोर्ड के स्टूडेंट ही थे, ठीक। तो बोर ने देखा कि नहीं, इससे तो क्लासिकल कंसेप्ट ने तो, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इसने तो हमारे गुरुदेव की थ्योरी को फेल कर दिया। तो इसने इंट्रोड्यूस किया क्वांटम कंसेप्ट, ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। इसने बोला कि देखो, जो ओल्ड क्लासिकल लॉज हैं वो माइक्रो बॉडीज पे तो ठीक है, लेकिन जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं इन पे एप्लीकेबल नहीं होता ये, ठीक। उसने सीधा सीधा ये बात बोली। तो क्या क्या माना गया पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी? कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन्स ओनली रिवॉल्व इन सर्टेन डेफिनेट ऑर्बिट्स इन विच एनर्जी इज फिक्स्ड एंड क्वांटाइज्ड। अब इसने बोला कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होंगे, घूमने लग जाएंगे। वो उन्हीं ऑर्बिट में घूमेंगे जिसमें उनकी एनर्जी फिक्स्ड होगी और क्वांटाइज्ड होगी। अभी कितनी होनी चाहिए एनर्जी? तो उसने बोला कि अगर वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा, ठीक, तो वो एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम उस समय उस ऑर्बिट में कितना होना चाहिए? NH/2π। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच प्लैंक कांस्टेंट बाय 2π। जो जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो सीधा सीधा बस इतना याद कर ले, NH/2π। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर और क्या पोस्टुलेट्स माने गए? उसमें माना कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रेटर रेडियाई पोजेसेस ग्रेटर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अब उसका कहने का मतलब था कि जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाहर के ऑर्बिट में, उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम अलग अलग ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, तो अंदर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे उन सबकी एनर्जी कम होगी उससे बाहर वाले से, ठीक। ठीक है। तो अगर किसी को मान लो ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, ऊपर से नीचे वाले ऑर्बिट में आता है, तब तो वो एनर्जी को रेडिएट कर देगा, ठीक। रेडिएट करके ऊपर से नीचे आ जाएगा, मतलब एनर्जी लॉस करेगा, तो वहां से यहाँ जंप कर सकता है। लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाना है, तो उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी वो यहाँ से वहां जा पाएगा। अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट रहा है 11th-12th में, तो वो जानता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो फिर वो बाहर के ऑर्बिट्स में आ जाता है, ठीक है। चलो, एक कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। एटॉमिक मास क्या होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो एटॉमिक मास भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है। एटॉमिक सिंबल नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, एलिमेंट का नाम, ऊपर में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और नीचे में एटॉमिक नंबर। ठीक है। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से। फिर आता है बोरबरी स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बोरबरी स्कीम। इसमें हम देखेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स का हमने पढ़ लिया कि अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं, बट कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो चीज है वो कैसे डिसाइड होगी? मान लो सबसे अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 50 होने चाहिए, 200 होने चाहिए, कि एक होना चाहिए? इसके लिए भी तो कोई प्रिंसिपल होना चाहिए ना, कि हाँ भाई हर ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो वो दिया बोरबरी स्कीम से हमें पता चलता है। ये 1921 में आई और ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की, हर ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्या रूल्स है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n²। ठीक, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2n²। इसके हिसाब से जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें कितने होंगे? 1 का स्क्वायर 2, तो 2 ही होगा। फिर सेकंड ऑर्बिट में 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, सेकंड में 8, थर्ड में 3 2 जा 9, 2 जा 8, 18 होंगे। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना। सेकंड रूल क्या कहता है इसका? इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट देयर इज मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो सबसे बाहर का ऑर्बिट होता है ना, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये कहता है, ये रूल है। तीसरा रूल, अगर सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो जो 8 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हम उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में डाल देंगे। ठीक है। कंसिडर किया जाएगा कि एक और ऑर्बिट जरूर होगा। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सबसे आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ये होप क्लियर हो गया हो। अगर मान लो हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 8, फिर 10 आ जाता है मान लो, है ना, कैल्शियम का ही जैसे 20 है तो 2 फिर 8 फिर 10 आएगा, लेकिन 10 सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो रहा है, तो 10 नहीं होने के बजाय उसको 8 ही रखेंगे हम, और फिर जो बाकी बचा 2 वो बाहर जाएगा। तो ऐसा मान लिया जाता है कि हाँ भाई 100% एक और ऑर्बिट होगा ही होगा उसका बाहर। अब ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं, ये भी एक दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या होता होगा कि हमें क्या इतना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं काम करता है। और एटम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स ही काम इलेक्ट्रॉनिक केमिकल रिएक्शंस में काम करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में है, वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन किस तरीके से होगी या कंपाउंड किस तरीके से बनेगा। ठीक है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी, वो सब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं। ठीक, होप ये क्लियर हो पॉइंट आपको पूरा। शेल की बात करें अगर हम, तो शेल्स क्या है? शेल्स हैं, हम जो ऑर्बिट्स हैं उन्हीं को शेल बोलते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिट एक डेफिनेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना। और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम शेल कहते हैं। जैसे जो सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसको हम के शेल बोलेंगे, फिर उसके नेक्स्ट का एल, फिर एम, एन, ओ, पी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हम फर्स्ट रूल ऑफ बोरबरी से जानते हैं, 2n² होना चाहिए। ठीक। अब इन शेल्स के भी अंडर सब शेल होता है। ठीक। सब शेल कौन से हैं? SPDF सब शेल के नाम है। अब आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो शेल है उसमें एक ही सब शेल होगा, सेकंड में 2 सब शेल होंगे, SP होंगे, थर्ड में 3 सब शेल होंगे, SPD, फिर फोर्थ में 4 सब शेल होंगे, SPDF। ठीक। सब शेल्स एक्चुअली देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करना। अभी हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये 2D में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। बट एक देखो एक्सिस वो भी तो है जो हमारी तरफ आ रही है निकली हुई, और एक है जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है ना। तो ये 4 एक्सिस है, तो इन इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है चारों एक्सिस में, है ना। XY में भी हो सकता है, वाई
वाई वाई प्लेन में हो सकता है, जेड जेड प्लेन में हो सकता है ना, 3 डायमेंशन में कहीं पे भी हो सकता है। तो ये जो है 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल्स। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ पे है? जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं 11th 12th में, वो बड़े अच्छे से जान रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो है उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ। ठीक है, अब इनमें भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो भी फिक्स है। एस में सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं और एफ में 14 हो सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनके जो एस पी डी एफ का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है ना। खैर मैं इतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक पढ़िए। ठीक, हालांकि आई वोंट सजेस्ट, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप उसमें मत चाहिए, इतना ही काफ़ी है जितना आप पढ़ रहे हैं। ठीक, ये रूल्स आप खाली याद रख लीजिए और बस जान लीजिए कि जो ऑर्बिट्स है उन्हीं को शेल बोला जाता है। उनके अंडर भी कुछ एक 3 डायमेंशनल स्पेसेस होते हैं जिनको सब शेल बोला जाता है, इतना जान जाइए। और के फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ऑर्बिटल होता है या सब शेल होता है। एल में 2 सब शेल होते हैं, एम में 3 सब शेल होते हैं, एन में 4 सब शेल, ऐसे ही बढ़ते जाता है। ठीक है, नॉर्मली 3 ही सब शेल में सब एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था मैं कैल्शियम का, आप देखिए अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 8 10, ये गलत है बिल्कुल। ये हमेशा होगा 2 8 8 2। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 8 से ज़्यादा कर रहा था तो हमने 8 डाला, फिर उसके बाद फिर रिमेनिंग एलिमेंट को हमने अगले ऑर्बिट में डाल दिया। ठीक, अब देखिए सोडियम का 11 है तो 281, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम का 12 282, कोई दिक्कत नहीं, 8 से कम है आउटर मोस्ट में तो। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा सा हम ये वाला देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन कोर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है। एक पॉइंट तो आप ये याद रखो, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी का अगर हमें पता करना है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है। जूनियर क्लास में हमने पढ़ा था हर एलिमेंट की एक वैलेंसी होती है ना, तो कहाँ से आती है? इन्हीं से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आती है। ठीक, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें एक एटम का क्या ग्रुप नंबर रहेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। जैसे ये है सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल जा रहा है। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो टेबल है जिसमें हमने एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज कर रखा है। ठीक, फिर मैं वही एक बात बोलूंगा कि हाँ भाई क्लास जो केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं 11 12 में उनको सबको पता है। इवन मेरे ख्याल से आप तो जूनियर क्लासेस में भी है तो आप जानते होंगे कुछ तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। एक लास्ट टॉपिक मैं आज का कवर कर रहा हूँ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक, ऑफ बाउ क्या था? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड। ठीक, ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, और ये बोलता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है उसी हिसाब से आपको भरना है। ठीक, जो हमने यहाँ पे देखा ये वाले है ना 2 8 1, तो ये हम भरते हैं इनके हिसाब से, एसपीडीएफ के हिसाब से। एसपीडीएफ के हिसाब से 1s2 1s2 2s2 2p6 तक भरा जा सकता है ना। पी में 6 है तो 2p6, फिर मान लो 3d 10 तक भरा जा सकता है, 4f 14 तक भरा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें एक ही है तो 1s है, 2 है तो 2 है 2s 2p, 3 है तो 3 है 3s 3p 3d, 4 है तो 4 है उसमें ऑर्बिटल या सब शेल्स 4s 4p 4d 4f, 5 है तो 5s 5p 5c d 5f 5g। इसी तरीके से ऊपर भी है ना, 7 तक कर रखा है।
अभी तक जितने एलिमेंट्स हैं वो सब के इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं आराम से। इस चलते इसके ऊपर का हमने नहीं बनाया है, ठीक। तो आप देखो सबसे लोएस्ट एनर्जी में कौन है, 1s, तो हम सबसे पहले 1s में भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर उससे ऊपर एनर्जी लेवल कौन है, 2s का। फिर कौन है, 2p का आता है। 3s उससे ऊपर है, क्यों, क्योंकि थर्ड एनर्जी लेवल चला गया ना वो। तो फिर 3p आता है। 3p के बाद 4s आता है, क्योंकि d जो है p से ऊपर है, और p के बाद p से नीचे कौन है, s है ना। तो इस चलते पहले इसको 3d भरा जाता है, 3p के बाद 4s भरते हैं हम, ठीक। 4s के बाद फिर आता है 3d, फिर 4p, 5s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है। हालांकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने की जरूरत नहीं है, बस ऑफ वाउ प्रिंसिपल आप जान लो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है। जो लोग पढ़े हुए हैं 11th-12th में वो जानते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, और ये आता भी नहीं है एग्जाम में। तो बस इतना काफ़ी है आपके लिए। तो होप आपका आज का लेक्चर क्लियर रहा हो। सारा कुछ मैंने बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में यूज़ किया है, और कोशिश किया है कि जितना आसान लैंग्वेज में समझा सकूं आप लोगों को। अगर आपको समझ में आया हो या कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।